वेलकम टू एजे अकेडमी। आज हम आपके लिए लाए हैं बिजनेस का चैप्टर 2 का पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज इंपॉर्टेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। इससे पहले नेचर वगैरह अच्छे से हम लोग पढ़ लिया है, मीनिंग पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, तो सब कुछ देखेंगे और कोशिश ये करेंगे कि केस स्टडी से रिलेटेड सारी बातों को हम ध्यान रखते हुए पढ़ें ताकि आपको अच्छा लगे और आपको समझ में भी आए। ठीक है, चलो, तो हम लोगों ने सारा टॉपिक कवर कर लिया है। ठीक है, हम लोगों ने ये कवर कर लिया, सारा कुछ कवर कर लिया। आज हमें जो पढ़ना है वो हमारा इंपॉर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई मैनेजमेंट कर रहे हैं तो क्या वहाँ पे वाकई में प्रिंसिपल का एनरोल होना ज़रूरी है क्या? अगर है तो किस किस जगह या किस सिचुएशन में हम प्रिंसिपल को इन्वॉल्व कर सकते हैं या प्रिंसिपल को अप्लीकेबल करके कंपनी की ग्रोथ और सर्वाइवल को मेंटेन कर सकते हैं? क्या प्रिंसिपल ही एक ऐसा वजह है जिससे कंपनी के अंदर कोई मिस्टेक या फ्रॉड नहीं होते? क्या जहाँ पे गलतियाँ होती क्या वहाँ प्रिंसिपल ही आके उस चीज़ को क्या करता है, सुधारता है? क्या प्रिंसिपल कंपनी के अंदर होना सही है? ये सब चीज़ हम जानेंगे। अगर हम ये जान जाएंगे कि इंपॉर्टेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, मतलब मैनेजमेंट में लगने वाले जो प्रिंसिपल उसके फ़ायदे क्या हैं, अगर आप ये समझ जाएंगे तो आप जान जाएंगे हाँ वास्तव में प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती है कंपनी के अंदर। तो ऐसे कितने टॉपिक पढ़ने वाले आप इस चीज़ को देखेंगे, पहले समझिएगा। चलो, तो सबसे पहले पढ़ेंगे मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन रिसर्च पढ़ेंगे, फिर फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ेंगे, फिर मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। कहने का मतलब ये है क्या प्रिंसिपल केवल ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च से ही आता है क्या? अगर आता है तो क्या वहीं से केवल एक प्रॉपर नॉलेज किसी वर्कर को या मैनेजर को प्रॉपर नॉलेज वहीं से मिलता है? प्रिंसिपल जानने के लिए क्या हमको कोई स्टडी करना पड़ता है, क्या कोई ट्रेनिंग करना पड़ता है? वो चीज़ों के बारे में जानेंगे। फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम कोई चीज़ रिसर्च या कोई कंसेप्ट हम फॉलो करते हैं या कंपनी से रिलेटेड कोई भी चीज़ रूल रेगुलेशन के बारे में हम जानते हैं, तो क्या प्रिंसिपल हमें ये सिखाता है कि कंपनी के साथ साथ पर्सनल मोटिव के साथ साथ आपको सोशल ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, उस बारे में बात करेंगे। मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, मान लो कंपनी के अंदर कोई इन्वायरमेंट में चेंजेस आ जाए तो क्या वहाँ पर प्रिंसिपल लगाना सही होगा कि नहीं होगा? प्रॉब्लम है तो प्रिंसिपल अप्लाइड करना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है? ये सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, फिर साइंटिफिक डिसीजन, क्या प्रिंसिपल वास्तव में एक साइंटिफिक डिसीजन है? अगर साइंटिफिक डिसीजन होगा तो जाहिर सी बात है यूनिवर्सल होगा। क्या होगा ये? यूनिवर्सल, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि भैया साइंटिफिक डिसीजन ऐसा डिसीजन होता है, ये बोल सकते हो आप कि साइंटिफिक डिसीजन जो होता है एकदम ट्रूथ होता है। क्या होता है? एकदम सही होता है। और किस पर बेस होता है? तो आप बोलोगे फैक्ट पर बेस होता है। किस कंटेंट पर होता है? तो फैक्ट पर होता है। भैया क्यों? साइंस, अच्छा साइंटिस्ट जो भी चीज़ प्रूव करते हैं क्या वो गलत होता है क्या? आप खुद ही बोलोगे इतना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन, इतना ज़्यादा डीप एक्सपेरिमेंट करते हैं, इतना ज़्यादा करते हो तो जाकर उनको कोई एक प्रिंसिपल पता चलता है, फिर वो प्रिंसिपल पूरी दुनिया फॉलो करती है। तो वो फैक्ट के साथ साथ वो क्या होता है? सही होता है और यूनिवर्सल होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। लास्ट में पढ़ेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। क्या कंपनी में प्रिंसिपल को अलाउ करने से, कंपनी के अंदर प्रिंसिपल को फॉलो करने से क्या वहाँ के जो वर्कर है, मैनेजर है, क्या वो मिनिमम कॉस्ट में रिसोर्सेज को मेंटेन करते हैं क्या? ये आप कह सकते हो क्या वहाँ के वर्कर एफिशिएंट और इफेक्टिव होंगे क्या? क्या आप ये कह सकते हो क्या वहाँ का जो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होगा, जो कार्य कर रहे होंगे, जो मैनेजर होंगे, जो पॉलिसी होल्डर होंगे, जो प्लान मेकर होंगे, क्या वो सब भी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग काम करें तो कंपनी क्या हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कहलाएगी क्या? वो सारी चीज़ें जानेंगे। प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट, कहने का मतलब ये है क्या प्रिंसिपल को फॉलो करने से, इंप्लीमेंट करने से मैनेजर को नया नया एक्सपीरियंस, नया नया नॉलेज, नया नया अनुभव मिलता है क्या? तो आप बोलोगे जिस कंपनी के अंदर प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे होते हैं, प्रिंसिपल रूल रेगुलेशन में मेंटेन होते रहते हैं, वहाँ के मैनेजर को ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ नया नया नॉलेज, नया नया ट्रीटमेंट, नया नया एक्सपेरिमेंट करने के मौके मिलते हैं, वहाँ पर उसको नॉलेज होती है। ठीक है, चलो, तो इस सारी बातों को हम आराम से समझते हैं एक एक करके। आइए देखते हैं। चलो, सबसे पहला ये लिखा है, सबसे पहले ये लिखा है कि प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। कहने का मतलब क्या समझिएगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गाइड मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियल वर्ल्ड सिचुएशन। प्रिंसिपल क्या होता है आपको पता है? प्रिंसिपल जो यूनिवर्सल है, जो सबको देखकर, हर प्रॉब्लम को देखकर बनाया जाता है ताकि वो कभी फेल ना हो।
तो आप कहोगे मैनेजर अगर उस प्रिंसिपल को यूज़ कर रहा है तो उसको क्या होना चाहिए, रियल सिचुएशन के बारे में नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। और ये कह सकते हो आप कि जैसे वो प्रिंसिपल यूज़ करेगा उसको ऑटोमेटिक उस सिचुएशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसको सिचुएशन के बारे में नॉलेज नहीं है तो वहाँ वो प्रिंसिपल अप्लाइड करके कंपनी को क्या ग्रोथ दिलाएगा, अगर उसे पता ही नहीं है कोई चीज़ तो। ठीक है, एडरेंस टू दिस प्रिंसिपल विल इंप्रूव देयर नॉलेज। अगर वो प्रिंसिपल को अच्छे से यूज करेगा तो उसे उस सिचुएशन को हल करने का जो प्रिंसिपल है, कह सकते हैं कंपनी के अंदर इक्विटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, तो वहां पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को इंप्लीमेंट करेंगे और कंपनी के अंदर एक इक्वलाइजेशन का हम लोग माहौल बनाएंगे ताकि वहां पर इक्वलिज्म बन जाए, मतलब सब इक्वलिटी हो जाए, कोई भी चीज़ अनफेयर ना हो। तो कहने का मतलब इससे क्या होता है, मैनेजर की नॉलेज में क्या होता है, इंप्रूव होता है, उसकी एबिलिटी यानी उसकी क्षमता और बढ़ जाती है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। और ऐसे जब भी कोई सिचुएशन आएगा तो प्रिंसिपल से वाकिफ होगा और उस प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करेगा और आराम से समझ जाएगा। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल कितने होते हैं, वो हम आराम से समझेंगे। फ्यूल के 14 प्रिंसिपल हैं, हेनरी फ्यूल के 14 है, FW टेलर के जो आपके 4 प्रिंसिपल है, वो धीरे धीरे करके हम समझेंगे। ठीक है, चलो। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, these resources with the company are limited, management principle equip the manager to see the cause and effect of their decision and action and thus reduce wastage। कहने का मतलब ये है कंपनी के अंदर अगर प्रिंसिपल अच्छे से फॉलो हो रही है, आप समझ रहे, प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है, तो आप बोलोगे वहां का जो वर्कर होगा, वहां का जो मैनेजर होगा, आप समझ रहे ना, वो कैसे वर्क करेंगे, तो आप बोलोगे उनका काम करने का जो तरीका होगा, उनका काम करने का तरीका इफेक्टिव होगा। और कैसा होगा, तो आप बोलोगे इफिशिएंट होगा। कैसा होगा, तो आप बोलोगे सर इफिशिएंट होगा। इफेक्टिव के साथ साथ इफिशिएंट होगा। कहने का अच्छा, इफेक्टिव क्या होता है आप समझो थोड़ा सा। इफेक्टिव का मतलब ये होता है मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में अच्छी रिसोर्सेज को बना जाना ही इफिशिएंट है, इफेक्टिव है। एक्चुअली मैं सुनिए थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे, देखो इफिशिएंट है। इफिशिएंट क्या होता है, तो आप बोलोगे मिनिमम कॉस्ट में अगर कोई वर्कर अच्छे रिसोर्सेज बना जाए उसको हम लोग बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। चलो, रिसोर्सेज इसी का दूसरा नाम होता है। ठीक है, एक होता है इफेक्टिव, एक क्या होता है इफेक्टिव। इफेक्टिव क्या होता है, विथ मिनिमम टाइम, कम से कम समय के साथ अगर काम करो या कम से कम समय में अगर आप काम करो तो उसको बोलते हैं इफेक्टिव। जो वर्कर कम से कम समय ले, जो वर्कर कम से कम कॉस्ट में रिसोर्सेज मेंटेन कर दे, वो वर्कर इफेक्टिव प्लस एफिशिएंट दोनों होता है। फिर इस कंपनी का ग्रोथ होना ही होना है, क्योंकि जहाँ के वर्कर इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों होते हैं वहाँ की कंपनी ऑटोमेटिक ग्रोथ करती है। क्या करती है, ग्रोथ करती है। चलो, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज मीन मैक्सिमम बेनिफिट विथ मिनिमम कॉस्ट। जो मैंने आपको बताया, कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा। मान लो वर्कर ने, मालिक ने बोला कि 8 रुपए में कोई गुड्स बना दो, अरे और उस बंदे ने 8 रुपए में बना दिया, इसका मतलब वो एफिशिएंट है, कम से कम समय बना दिया, वो इफेक्टिव भी है। और उसको फिर मैनेजर क्या करेगा ना, उसको 14 रुपए में 12 रुपए में बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, क्योंकि वो बंदा जो खाना बनाने वाला वर्कर वो स्पेशलाइज था, वो इस काम को इतने बढ़िया से कर रहा था कि उसके कामों में कोई गलतियाँ भी नहीं आ रही थी, मैनेजर खुश था, इसीलिए उसको इफेक्टिव और एफिशिएंट भी कहा गया, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, स्पेशलाइज्ड है और बिना गलतियों के काम करता है। तो कम से कम रिसोर्सेज, या कह सकते हैं आप कि कम से कम मनी में अच्छा रिसोर्सेज बना देता है, इसीलिए वो इफिशिएंट है। चलो अगला, साइंटिफिक डिसीजन क्या होता है समझेंगे। डिसीजन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट। साइंटिफिक डिसीजन जो होते हैं हमेशा फैक्ट पे होते हैं। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके बना दिया गया है, ऐसा नहीं है कि वो आपके अनुभव को मान रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट एज अ आर्ट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस दोनों होता है। तो साइंस मतलब ऐसा जो फैक्ट है, ट्रूथ है, यूनिवर्सल है, दुनिया उसे एक्सेप्ट करती है। आर्ट मतलब अनुभव, एक्सपीरियंस होता है। तो आपका अनुभव या आपका एक्सपीरियंस आपके प्रॉब्लम के हिसाब से जनरेट किया गया, आपको एक्सपीरियंस है, सेम वही प्रॉब्लम उस कंपनी में उसी हिसाब से है, उसी सिचुएशन में है, ज़रूरी तो नहीं है। इसका मतलब आर्ट हर जगह यूनिवर्सल है, ज़रूरी नहीं है। आपका एक्सपीरियंस हर जगह काम है, ज़रूरी नहीं है। तो साइंस क्या होता है, फैक्ट होता है,
थॉटफुल होता है, जिसके पीछे की कहानी भी होती है, रीजन होता है, वैलिड रीजन होता है। और जस्टिफिएबल का मतलब क्या होता है, जस्टिफिएबल इन टर्म्स इन इंटेंट पर्पस का मतलब होता है कि पता होता है कि ये प्रॉब्लम यहाँ है, तो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यही प्रिंसिपल लगाने होंगे, ये भी आपको जस्टिफिएबल होता है, यहीं पे लगाना है, यही प्रिंसिपल यहीं पर फॉलो होगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल मस्ट बी टाइमली, रियलिस्टिक एंड सब्जेक्टिव टू मेजरमेंट ऑफ इवेल्युएशन। समय समय पर प्रिंसिपल को, ये आप कह सकते हैं, मॉडिफाई भी किए जा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर सिचुएशन के हिसाब से प्रिंसिपल को और अच्छा मेंटेन किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और याद रखिएगा, प्रिंसिपल में बदलाव कर सकते हैं जब आप अच्छे से वैलिड रीजन देंगे तो। प्रिंसिपल आर फ्री फ्रॉम बायस एंड द प्रेजुडिस, इसके बारे में आप पता करेंगे, बहुत अच्छा है, ठीक है। नहीं है तो कमेंट करके बताना, मैं बताऊंगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया साइंटिफिक डिसीजन क्या होता है, एकदम फैक्ट होता है, थॉटेबल होता है, ट्रूथ होता है, यूनिवर्सल होता है, हर जगह यूज होता है, हर कोई यूज कर सकता है इस चीज, ठीक है। चलो तो अगला देखते हैं। चलो तो अगला क्या है यहाँ पे, चलो देखो, मीटिंग द चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर इफेक्टिव एंड डायनामिक, दस हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू मीट चेंजिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। कहने का मतलब यह है कि कंपनी के अंदर ऐसे बहुत से इन्वायरमेंट हो सकते हैं, फॉर्मल इन्वायरमेंट भी हो सकता है, कंपनी के अंदर जो काम कर रहे वर्कर होते हैं उनके अंदर माहौल दो तरीके से हो सकता है, तो फॉर्मल इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है या तो इनफॉर्मल हो सकता है। तो प्रिंसिपल जो होता है इन दोनों को सेटिस्फाई कर सकता है। प्रिंसिपल तो देखकर, प्रॉब्लम को देखकर वैलिड यूनिवर्सल होता है, वो फर्म के अंदर फॉर्मल इनफॉर्मल हो रहे दोनों एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकता है, हमारा प्रिंसिपल कर सकता है ना। और ये भी प्रिंसिपल, हमारा प्रिंसिपल होने से या हमें प्रिंसिपल की अच्छी नॉलेज होने से या कंपनी के अंदर प्रिंसिपल अगर अच्छे से फॉलो हो रहे हैं तो वहाँ पर कैसा भी सिचुएशन हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसा भी सिचुएशन हो, कैसा भी सिचुएशन हो, कैसा भी इन्वायरमेंट चेंज आ जाए, कैसा भी इन्वायरमेंट चेंज आ जाए, उस चीज को सब झेल लेता है प्रिंसिपल। क्योंकि प्रिंसिपल जो है अपने वर्कर को, अपने मैनेजर को, सबको हमेशा क्या करता है, इस प्रॉब्लम से लड़ने की क्षमता देता है। या कह सकते हैं आप कि प्रिंसिपल पता होने से कंपनी में कभी भी कोई विवाद नहीं होता है। मैनेजर के साथ साथ हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट को भी पता होता है कि अगर ये सिचुएशन पड़ेगी तो यहाँ पर हमको ये चीज़ क्या करना है, प्रिंसिपल अप्लाई करना है, और हमें क्या करना है, कंपनी के ग्रोथ और सर्वाइवल में कंटिन्यू बना के रखें, ठीक है। चलो तो आपको समझ में आ गया। तो क्या करता है इफेक्टिव मैनेजमेंट, इफेक्टिव मैनेज मतलब जहां के वर्कर कम से कम काम में कर रहे हो, बहुत तेज काम कर रहे होंगे, वो बंदे एक्सपर्ट होंगे, वो वर्कर क्या होंगे, एक्सपर्ट होंगे। तो जब भी कभी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी चेंज आए, कोई भी चेंज आ जाए, वो इजीली उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे और कहेंगे अरे कोई दिक्कत नहीं, हमारे काम में थोड़ा बहुत चेंज आएगा तो हमारे लिए थोड़ा सा मजा आएगा। क्यों, हम एक्सपर्ट है, हमें पता है इस काम को ऐसे करना हैंडल, थोड़ा सा चेंज आया तो घबराएंगे नहीं, पैनिक नहीं होंगे, तो उस चीज को क्या करेंगे ना, इजीली वो एक्सेप्ट कर लेंगे, पैनिक नहीं होंगे, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, स्पेशलाइज्ड है और प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं हम लोग, फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या प्रिंसिपल जब हम इम्प्लाइड करते हैं कंपनी के अंदर, क्या केवल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कंपनी का फायदा देखते हैं, पर्सनल मोटिव केवल लोगों का फायदा देखते हैं, वर्कर का, मैनेजर का, टॉप लेवल मैनेजमेंट का, या हमें साथ में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना होता है। आप लोग प्रिंसिपल जो होता है यूनिवर्सल होता है, सबको देखकर बनाया जाता है, तो आप कह सकते हैं कि प्रिंसिपल अगर फॉलो होता है तो ऑटोमेटिक वहां पर फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरा होता है। प्रिंसिपल अप्लाइड हो रहा है उस कंपनी में तो समझ लेना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारियों को, सामाजिक जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देकर काम वहां पे किए जा सकते हैं और करते हैं, ठीक है। चलो, ड्यू टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक फोर्स ऑल कंपनीज रिक्वायर्ड टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कर सकते हैं भैया, आप उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, ठीक है। और क्या दे सकते हैं, उनको हॉस्पिटल फैसिलिटी दे सकते हैं, अपने अंदर काम कर रहे हैं वर्कर को हॉस्पिटल फैसिलिटी दे सकते हैं, उनके बच्चे को आप एजुकेशन फैसिलिटी दे सकते हैं। ऐसे करके कंपनी के अंदर रहे वर्करों को एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि समाज के दायित्व, तो आपका जो काम बनता है आप रहकर अपने वर्कर को प्रोवाइड कर सकते हो, आसपास लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, ऐसा कर सकते हो। तो ऐसा क्या करता है ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल में, तो ये करता है ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने में, समाज में आपकी रेपुटेशन गुडविल अच्छी होगी तो आप अपने गोल को अच्छे से अचीव कर लेंगे। यही क्या करता है हमारा प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, वो मैनेजर को गाइड करता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलो अगला देखते हैं।
तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर द कोर ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल है वो मैनेजमेंट का कोर होता है, वो ये मैनेजर को हर समय गाइड करता है, डायरेक्शन देता रहता है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आप ये इंप्लीमेंट कर लो, वो चीज़ ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है, आप क्यों इतना परेशान है, क्यों टाइम ले रहे हैं, आप इस चीज़ को इंप्लीमेंट करिए, कंपनी को ग्रोथ सर्वाइवल मोड पर ले जाइए, वरना आप बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा करके प्रिंसिपल मैनेजमेंट को समझाता रहता है, मैनेजमेंट के मैनेजर को समझाता रहता है, इसीलिए इसको कोर ऑफ मैनेजमेंट का नाम दिया गया है। ठीक है, आर हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग नॉलेज। और क्या करता है दिन पे दिन जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो मैनेजर के टॉप लेवल मैनेजमेंट को जब बार बार उस चीज़ को स्टडी करते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल को, तो उनको अच्छा खासा नॉलेज होता है, वो फिर सिचुएशन को समझते हैं, उसी हिसाब से प्रिंसिपल को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। विच फॉर्म द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग और रिसर्च। मैंने कहा प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज की उन्हें अच्छी नॉलेज हो, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जो नॉलेज होनी चाहिए मैनेजर को कैसे होगी अच्छी, अगर वो बार बार उसी चीज़ को क्या करेगा ना, ट्रेनिंग करेगा, रिसर्च करेगा, उसी प्रिंसिपल पे काम करता रहेगा, ऐसे सिचुएशन को हैंडल करता रहेगा, तो एक दिन उसको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। तो फिर वो क्या करेगा, तो आप कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है इट इज़ अ कोर ऑफ मैनेजमेंट। अगर ये नहीं है तो हो रहे कंपनी के अंदर कितनी भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो फॉर्मल बेसिस पर हो चाहे वो इनफॉर्मल बेसिस पर हो, आप उसे कैसे समझोगे, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, वहाँ पर केवल जो सेटिस्फाई करता है वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सेटिस्फाई करता है। उसे पता है कंपनी के अंदर फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों तरीके से होता है। तो अभी धीरे धीरे करके ऑर्गेनाइजिंग वगैरह हम अच्छे से समझेंगे, तो आपको ये आराम से समझ में आ गया होगा जो हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है, तो हम लोगों ने कवर किया सिग्निफिकेंस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो जाइए दोस्तों को बताइए, उनको समझाइए कि आपको ये चीज़ें करना है। ठीक है, तो ऐसे ही लगे रहिए, दोस्तों के साथ बने रहिए और उनको कहिए कि एज अकेडमी जो है आपके लिए बिजनेस लाइव पार्ट 2 जो कि कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो पार्ट 2 कंप्लीट कर हम आगे बढ़ेंगे, इस चीज़ को देखेंगे। चलिए, ओके बाय, धन्यवाद।